अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 15 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और 15 दिन पहले पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अब तक यही बताता है कि कोई भी सियासी जमात ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं ले पाएगी। सबको एक दूसरे की सहारे की ज़रूरत होगी, इत्तेहाद बनेंगे, मखलूत हुकूमत कायम होगी। बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ इन इलेक्शंस में मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पर उनके आज़ाद अरकान की कैंपेन बड़ी भरपूर दिखाई दे रही है। लगता यह है कि अच्छी खासी नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स भी निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब जब दावे ये चल रहे हैं, ख़ास तौर पर आप लोगों ने सुना होगा कि फैसल वावडा साहब, उन्होंने ये दावा किया कि मुस्लिम लीग नवाज़ 80 से ज़ायद नशिस्तें नहीं ले पाएगी। और अगर इस किस्म का मंजरनामा बनता है 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, तो सवाल ये होगा कि आज़ाद जीतने वाले किस जमात का रुख करेंगे। क्या वो IPP का हिस्सा बनेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, पीपल्स पार्टी, या फिर मुस्लिम लीग नून? और असल पॉसिबिलिटी और सवाल ये है कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपनी उस शनाख्त के साथ कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बलियों का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते। और अगर हॉर्स ट्रेडिंग होनी है तो उसका रास्ता फिर कौन रोकेगा। पाकिस्तान में अगर एक कमज़ोर हुकूमत बनेगी तो कमज़ोर हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल को कैसे हल कर पाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त भरपूर किस्म के दावे करती हुई नज़र आ रही है कि वो नंबर गेम पूरी कर लेंगे, आज़ाद अरकान को साथ मिलाएंगे, अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। कैंपेन बिलावल चला रहे हैं, लेकिन जो जोड़ तोड़ होगा वो 8 फरवरी के बाद आसिफ अली जरदारी साहब, जिनको पीपल्स पार्टी कहती है कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं, वो करते हुए नज़र आएंगे। मुस्लिम लीग नून जो है उसकी कैंपेन बड़ी ही हिप हैज़र्ड मैनर में जो है वो चलती नज़र आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उसका मंशूर उसका ऐलान होना था। अब तकरीबन 15 दिन बाकी हैं। अभी तक बाकायदा अनाउंसमेंट जो है वो पार्टी मैनिफेस्टो की नहीं की गई। मुस्लिम लीग नवाज़ किस नारे के ऊपर इंतखाबात लड़ेगी? क्या सिर्फ के 2017 तक जो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया गया, पाकिस्तान के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया, क्या यही काफ़ी है या फिर आज के मसाइल पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है? इसी दौरान हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुस्लिम लीग नून के साथ जिस किस्म की उनकी मुखासमत नज़र आ रही है स्टेज से, उनकी टोटल इलेक्शन कैंपेन का फोकस जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ बयानबाजी है। क्या इसका मतलब हम ये समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ आइंदा किसी भी किस्म के इत्तेहाद का ऑप्शन तर्क कर चुकी है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज जो तकरीर की अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसमें उन्होंने क्या कहा, वो ज़रा सुनिए। इनका सियासत तशद्दुद की सियासत है। बड़े मियाँ तो मौका ही नहीं दिया गया कि वो खुद इंतकाम करे। वो इंतकाम लेगा उस सुपरिंटेंडेंट से लेके जो जज साहिबान, जो सियासतदान, जो सियासी कारकुन और जो इदारे के लोग, वो इंतकाम तो लेगा, ये इसका आदत है। मेरा हुकूमत में कोई एक भी सियासी कारकुन, सियासी कैदी नहीं होगा। मेरा हुकूमत में सियासत अवाम की खिदमत होगी। मेरा हुकूमत में बेटियों को गिरफ्तार करना, बहनों को गिरफ्तार करना, ये ना हमारा सकाफत का हिस्सा है और ना ही ये कभी हमारा सियासत का हिस्सा होगा। अहम सवाल ये भी है कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस किस्म के नारों के साथ, इन बयानात के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे? क्या जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते हैं कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं इंतकामी सियासत को दफन कर दूंगा, और मुस्लिम लीग नून पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, सपोर्टर्स को, रहनुमाओं को पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करने का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो क्या PTI का वोटर अट्रैक्ट होगा बिलावल की तरफ? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इन तमाम मामलात पर और शौकत अजीज़ सदीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ैसला महफूज हो गया है। इन तमाम नुकात के ऊपर बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, सुनो TV के ब्यूरो चीफ़ हैं। मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से जनाब इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहतरमा शर्मिला फ़ारूकी साहिबा जो हैं वो ज्वाइन कर रही हैं। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब से मैं आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का। झगड़ा साहब, बताइएगा कि ये जो दावा किया है फैसल वावडा साहब ने कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अभी तक जो उन्होंने कैंपेन चलाई है वो 80 से ज़ायद नशिस्तें नहीं ले पाएगी, तो अब तो आपके
सबसे बड़े मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लिए जो इंतखाबी मुहिम के दरवाजे हैं वो जिस तरीके से बंद हुए हैं, बल्ले का निशान नहीं है, तो उसके बाद फिर आपके रास्ते में कौन सी ऐसी रुकावट है कि आपके हवाले से दावे ये हो रहे हैं मार्केट में कि 80 से ज़ायद भी नशिस्तें नहीं ले पाएंगे? शुक्रिया जी, बहुत अहम मौजू है। आज आपने मुझे इसमें दावत दी, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे साथ जो इसमें शरीक हैं, शर्मिला बहन और दूसरे, तो उनको भी सलाम पेश करता हूँ। देखिए जी, बात यह है कि अल्लाह का करम है, फैसल मौला साहब जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह उनको हक है, वो सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस पे हो रहा है कि वो ऐसा क्लेम कैसे कर रहे हैं और किन बुनियादों पे कर रहे हैं। अब इस वक्त अब आप देख लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्लाह के करम से मुल्क भर में वो जमात है जिसके मुतालिक जिस सूबे में भी आप जाएं तो हर एक फर्द आप बात सुने तो वो यही कहेगा कि इस वक्त अगर कोई जमात सामने नजर आ रही है अवामी सतह पर और उनकी जो इस वक्त मांग है अवाम में, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। उनसे सवाल होता है कि आखिर किस बेस पे आप उनको, तो वो फिर पूरी लिस्ट देते हैं कि जी यहाँ इस मुल्क में अगर काम हुआ है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ है। और मुस्लिम लीग नून ने जो सिर्फ और तो छोड़े, ये जो मोटरवेज का जाल बिछाया है, आज मुल्क का हर एक शहरी उससे इतना मुतासर है, वो कहता है कि मेरे अगर 2 दिन का सफर था तो वो 5 घंटे में आ गया है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा अल्लाह के करम से एक ऐसा इशू कि इवन ये मैं आपको ये भी बताऊं कि वो जमातें जो इस वक्त आप मेंशन कर रहे हैं कि नून के खिलाफ ये कह रही हैं, वो भी कहते हैं कि जब मोटरवे पे चढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली दिल से दुआ नवाज शरीफ के लिए निकलती है। और झगड़ा साहब आप यकीनन तस्करा कर रहे हैं, मोटरवेज भी ज़रूरी हैं इस मुल्क में। मोटरवेज का जाल उसने यकीनन लोगों के लिए सहूलत की है। नवाज शरीफ साहब की मैंने तकरीर भी सुनी जो उन्होंने मानसेरा में की थी। मियाँ साहब जो है उनकी गुफ्तगू से ऐसा लगता था कि जैसे मानसेरा जो है वो मरकज़ है ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का, और पूरी दुनिया इज़ बिल्ट अराउंड मानसेरा। वो रास्ते बता रहे हैं कि वहाँ से मुजफ्फराबाद तक का रास्ता, वहाँ पर भी मोटरवे हो जाती, दूसरी जगहों पर भी, लेकिन मोटरवे से हटकर भी इस मुल्क की ज़रूरियात हैं। यूनिवर्सिटी का ऐलान करते, इंडस्ट्रियल जोन का बनाने का ऐलान करते, पाकिस्तान की में सरमायाकारी कैसे आएगी, रेमिटेंसेस कैसे बढ़ेंगी, ये वो बुनियादी नुकात हैं जिनके ऊपर अभी तक मियाँ साहब ने लबकुशाई नहीं की। आपने उनकी पूरी स्पीच गौर से नहीं सुने, उसमें ये मोटरवेज भी थे, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी थी, उसमें आवाम के लिए जो उनके जहन में प्रोग्राम है वो भी थे, फॉलोड बाय मरियम नवाज ने जो फिर डिटेल उसकी दी अपनी प्रोजेक्ट्स की, वो सारा कुछ उसमें सामने आ गया। वरना वो आप अभी उठा के यहाँ प्रोग्राम पे चला दें तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने उस दिन क्या कहा था। अच्छा झगड़ा साहब मुझे ये बताइए कि अब जाहिर है कि आप हुकूमत बनाने की कोशिश के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर आपके पास मतलूबा नंबर पूरा नहीं होता, आपके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं आती, तो हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी जिस नारे के साथ इंतखाबी मुहिम चला रही है, हम क्या ये एक्सपेक्ट करें कि आप उनके साथ बैठने के लिए तैयार होंगे इलेक्शंस के बाद, या अब आप लोगों ने भी पीपल्स पार्टी के साथ अपना बाब बंद कर दिया है? जी देखें, ये बाब कभी बंद नहीं होते। पीपल पार्टी वो जमात है जो आप तारीख उठाएं तो मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के दरमियान जो अहम मुआहदे हुए थे, फॉर एग्जांपल ARD, मैं वाज द सेक्रेटरी जनरल, उसमें हमारा जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इवन टुडे इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय ऑल द पार्टीज। और वो कहते हैं कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे हम मिल बैठ सकते हैं और इस मुल्क के जो मसाइल हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। सही। झगड़ा साहब आई विल कम बैक टू यू। मैं आपके पास वापस आता हूँ। शर्मिला फारूकी साहिबा, मुझे बताइएगा, आपने झगड़ा साहब की बात भी सुनी, हम जिस तरीके से कैंपेन देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, वो
अब पॉपुलर लाइन के ऊपर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आवाम की पल्स है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर वो शख्स जो मुस्लिम लीग नून के सपोर्ट बेस में मौजूद नहीं है, जो उनसे नाला है, उसको अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये बताइए, क्या हम ये समझें कि आप लोगों ने मुस्लिम लीग नून के साथ फ्यूचर में हुकूमत साजी में कम अज़ कम, कोलैबोरेशन और चीज़ है लेकिन हुकूमत साजी अब आप नहीं करेंगे नून लीग के साथ? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले दिन से वही बातें कर रहे हैं जो अवाम के मसाइल हैं। ना सिर्फ उनके मसाइल की बात कर रहे हैं बल्कि उन मसाइल के हल की भी बात कर रहे हैं। हम तो मैदान में बहुत अच्छा कबल से बैठे हुए हैं और हमारा जो तरीक़ेकार है इलेक्शन लड़ने का वो ये जो एक जमहूरी तरीक़ेकार होता है कि आप आवाम के दरमियान हैं, आवाम के दरमियान जाते हैं, जलसे करते हैं, वर्कर्स कन्वेंशन करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन होती है और आप अपना मंशूर लेके जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी की, गुर्बत की, वो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वो BIC का ज़ुमरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो यूथ के लिए यूथ मराकज़ बनाने की बात कर रहे हैं, वो किसान के लिए किसान कार्ड की बात कर रहे हैं, वो मजदूर के लिए मजदूर कार्ड की बात कर रहे हैं, वो लोगों के घर बनाने की बातें कर रहे हैं। और ये तमाम काम वो हैं जो ऑलरेडी हम सिंध में शुरू कर चुके हैं। देखिए, हमारा झगड़ा ना PMLN से है ना किसी और जमात से, हमारा झगड़ा है, हमारी लड़ाई है बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई। हमने उसके खिलाफ लड़ना है। हम अपना मंशूर लेकर आए हैं अवाम के सामने, हम उनके आगे वोट मांगने गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां हम जा रहे हैं वहां वहां हमें पजीराई मिल रही है। लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड वो जानते हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ वादे नहीं करती, पीपल्स पार्टी उन वादों को वफा भी करती है। तो जहां जहां हम जाते हैं वहां हमें पजीराई मिलती है और हमें खुशी इस बात की है कि पीपल्स पार्टी की एक जमहूरी रिवायत रही है कि हम अवाम के वोटों से हमेशा इक़्तिदार के अंदर आते हैं। हम किसी और तरीके कार से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ना अपनाते हैं, ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके को हम फरोग देते हैं। तो इस वक्त भी आप देखें कि मैदान में हमें सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आती है, मंशूर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजर आया है और ये वो मसले हैं। जहां तक रही बात अगर जमीनी निकाय के, अगर हम किसी हल्के में जाते हैं और वहां हम देखते हैं कि दावे कुछ और किए गए लेकिन सामने हकायक कुछ और है, तो जाहिर बात है हम उसकी तो बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम चीज जो पीपल्स पार्टी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब जिसकी बुनियाद डालती तमीमी के जमहूरियत की, फिर उसको आसिफ अली जरदारी साहब ने आगे उसको फरोग दी, वो मफाहमत के बादशाह कहलाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वही सोच को आगे लेके चल रहे हैं, वो मफाहमत की सोच को आगे लेके चल रहे हैं। वो एक दूसरे से मुल्क की मफाद के अंदर शराकत दारी की बात कर रहे हैं। किसी एक जमात को अकेले इस मुल्क के अंदर हुकूमत चलाने का मैं समझती हूँ और मेरी जमात समझती है कि वो एक पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इतनी पोलराइजेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी जिस तरीके से कैंपेन कर रही है, हमने तो किसी के साथ अभी अलायंस नहीं किया, ना कोई सी एडजस्टमेंट करी। हम तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर इलेक्शन लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्ट्रेंथ पे जीतेंगे। सही अपनी, लेकिन चलें मैम, आई कम बैक टू यू। कामरान खान साहब, जिस वक्त 8 फरवरी का इंतखाबी मार्का हो जाता है उसके बाद अगर नशिस्तों की यही सूरत हाल जिस तरीके से दावे चल रहे हैं कि कोई भी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी नहीं ले पाएगी, सिंपल मेजॉरिटी किसी के पास नहीं होगी, हंग पार्लियामेंट होगी, मखलूत हुकूमत बनानी पड़ेगी, सदर मुमलिकत दावत देते हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को कि आप हुकूमत बनाएं और उसके बाद वो जोड़ तोड़ शुरू हो जाती है। किस किस्म का मंजरनामा है? क्या मखासमत जिस तरीके से चल रही है, नून लीग को बिलावल और बिलावल को कदरे कम लेकिन नून लीग भी जवाब दे रही है, तो अगर इनके दरमियान कोई नहीं बनता, मामला तय नहीं होता हुकूमत साजी के लिए, व्हाट हैपेंस इन दैट केस? आईने पाकिस्तान में एक प्रोविजन मौजूद है और वो इतनी ख़तरनाक प्रोविजन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हवाले से कि अगर इलेक्शन के बाद सदर पाकिस्तान ये समझते हैं कि कोई किसी के पास जो है ना स्प्लिट मैंडेट है सबके पास, और अगर वो किसी को दावत भी देते हैं और वो मतलूबा तादाद जो है वो हुकूमत साजी के लिए पूरी नहीं कर सकता, ऐसी सूरत में प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि वो असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर सकते हैं। असम्बली को डिज़ोल्व कर सकते हैं विदाउट उसमें प्राइम मिनिस्टर की भी, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त होगा ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो बनेगा ना,
यानी अगर ये मैं सपोजिशन इस जाहिर है कि हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर पंजाब में अगर पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान और केपी की असम्बलीज में ये प्रॉब्लम नहीं आता, सिर्फ ये मसला वफाक की सतह पर आता है, उस सूरत में ये आप जो डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये पूरा मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाएगा या मरकज़ की बात हो रही है, ये मरकज़ की बात हो रही है, असम्बली और फिर इन दैट केस सूबे का गवर्नर ये करेगा? वो ये वाली चीज़ जो है ये सूबे के गवर्नर के ऊपर एप्लीकेबल होती है। फिर ये इस वक्त ये और ये प्रोविजन जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है और इसीलिए बनाई गई है कि अगर कभी प्रेसिडेंट ये समझ रहा है कि भाई स्प्लिट मैंडेट है, किसी के पास भी ऐसा नहीं है और वो मतलब उन्हें नज़र भी आ रहा है कि वो किसी को दे रहे हैं दावत हुकूमत बनाने की और वो नहीं बना पा रहा या नहीं बना पाएगा, तो ऐसी सूरत में ही हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिसॉल्व द असेंबलीज। ये बड़ी क्लियर जो है ना वो प्रोविजन मौजूद है। दूसरी बात यह कि जाहिर है जब हंग पार्लियामेंट होती है तो उसमें यही होता है कि आप उसका हाथ थामें और वो आपके साथ आ जाएं, और ये सूट भी करती है हमारे जो प्लानर्स हैं उनके लिए कि जी एक हंग पार्लियामेंट हो। देखिए आपने इसमें कोई शक नहीं, झगड़ा साहब इस बात से इत्तफाक करेंगे कि जब मियाँ साहब को 2/3 अक्सरियत का मैंडेट उन्होंने ले लिया था ना अवाम से, तो वो मियाँ साहब को भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था और जो दूसरे देखने वाले थे हमारे प्लानर्स वहाँ पर भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था। इसी वजह से फिर यही हुआ था कि जी 2 साल के बाद ही 2-2.5 साल के बाद जो है ना फिर 1998 आ गया था। सही। झगड़ा साहब कोई कमेंट्स फिर मुझे ब्रेक लेनी है जरा ये कामरान साहब ने जो गुफ्तगू की है इसके ऊपर आई नीड योर कमेंट्स। जी कामरान साहब की बातों से मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इत्तेफाक नहीं करता, उन्होंने बड़ी सही बातें की हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के पास मेजॉरिटी तो आपने देखी कि आई और ऐसी मेजॉरिटी आई कि उसमें कोई शक और शुबे वाली बात नहीं थी, लेकिन उनका ये कहना है कि उनको वो हजम नहीं हुई। ये उनका एक जुमला है जो मैं समझता हूँ जो आपको हजम नहीं हुआ। वो मुझे हजम नहीं होगा। मैंने झगड़ा साहब मैंने दूसरी कुव्वतों की भी बात की थी कि वो उनको भी हजम नहीं हुआ। सही। चले मुझे बात ये थी। सही। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक आएंगे तो बात करेंगे कि क्या इलेक्शंस के बाद हॉर्स ट्रेडिंग होगी, किस तरीके से ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आइन और कानून क्या कहता है, वो क्या करेंगे, क्या पीटीआई का हिस्सा रहेंगे, जमात किसी और को ज्वाइन करेंगे या अपनी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर शनाख्त बरकरार रख सकते हैं। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शर्मिला फारूकी साहिबा, मुझे बताइएगा कि अभी तक अपेरेंटली जो नज़र आ रहा है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका फोकस और उसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध, वहाँ पर तो नज़र आ रहा है कि आप लोग बड़ी हद तक अपना किला जो है उसकी हिफाजत कर पाएंगे। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में स्कैटर्ड किस्म की प्रेजेंस है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना हो, लेकिन ये बात समझ आती है कि पंजाब जो पार्टी जीतती है उसके लिए हुकूमत साजी बहुत आसान हो जाती है। अब जो दावा है पीपल्स पार्टी का कि हम हुकूमत बना लेंगे, तो आप लोग हुकूमत बनाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो स्टेज से मैसेजिंग है उससे ये तासुर मिलता है कि यू आर कंफर्टेबल विद इट कि अगर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स के साथ बात करने की ज़रूरत भी पड़ी तो आप ये करने के लिए तैयार हैं। इज़ दैट द केस? हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है? बात तो ये है कि हम चारों सूबों के अंदर अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ हमें बड़ी पजीराई मिल रही है और अवाम भी समझती है कि नौजवान क़यादत है, शहीद बीबी के बेटे हैं, ही मीन्स वेल, वो अवाम की बात कर रहे हैं और उनके मसाइल की बात कर रहे हैं और उनके हल की बात कर रहे हैं। लोग बड़े इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड से हमारा सामना हो रहा है और इट इज़ वेरी वेरी इनकरेजिंग।
जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है केपी के और बलूचिस्तान का, तो देखिए हमने वहाँ जितने भी जलसे किए हैं वहाँ पर लोगों की भरपूर शिरकत रही है, और हम समझते हैं कि हम उन बाकी तीनों सूबों में एक साइजेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे विनिंग पोजीशन के अंदर हैं। तो अगर उसके अलावा अगर हमें जरूरत पड़ती तो डेफिनेटली देखिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हर इलेक्शन में होते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है, और उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो फिर अपनी जमात जिसके साथ वो अलीजेंस बनाना चाहें इलेक्ट होके वो बनाए, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है, इलेक्शन एक्ट के अंदर भी एक रिक्वायरमेंट है। तो लेट्स सी कि, और देखें लेकिन शर्मिला साहबा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हर इलेक्शंस में होते हैं, लेकिन वो किसी सियासी जमात के, किसी बड़ी सियासी जमात के बैक्ड कैंडिडेट्स नहीं होते। इन दिस केस अगर हम बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो जिस भी नंबर में जीत कर आते हैं, 30-40 जीत कर आते हैं, 60-70 जीत कर आते हैं, जितने भी नंबर में वो आते हैं, जब आपने उनके साथ कोई शराकत दारी करनी होगी तो उसके दो तरीके हैं कि ये कि आप डायरेक्ट उस कैंडिडेट के साथ डील करेंगे, उसके साथ मामलात तय करेंगे, वो आपका साथ देगा, या फिर आप पीटीआई की लीडरशिप को एंगेज करेंगे। तो इन दैट केस मुझे ये बताइए कि आप इस बात दो चीजें, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, दो चीजें। सिर्फ आप ये कहना चाह रहे हैं कि फकत पूरे पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हैं वो सारे के सारे पीटीआई बैक थे, नहीं, दैट इज नॉट द केस। उसके अलावा भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स खड़े हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि पीटीआई के बैक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं, अगर वो ये समझते हैं और ये फील कर, देखें जो भी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी जमात के साथ फिर अलेजेंस करता है इलेक्शन के बाद, वो उस जमात के साथ करेगा जहां वो उस जमात की आइडियोलॉजी में बिलीव करता हो और वो उसके मंशूर में बिलीव करता हो और उसके थ्रू आवाम की खिदमत करना चाहता हो। कोई भी elected representative, even if he is from independent, वो हमेशा उस जमात के साथ जाएगा जहां वो समझता है कि वो बेहतर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सर्व कर सकेगा। तो ये देखिए, बात ये है कि पहला तो फैसला उनका होगा, और हम भी ये देखेंगे कि वो कौन से कैंडिडेट्स हैं, क्या हैं, किस हद तक हमारी आइडियोलॉजी और हमारे मंशूर के अंदर वो एतमाद का इजहार करते हैं। बहुत सारी चीजें देखने की होती हैं, सिर्फ ये नहीं होता कि जी इंडिपेंडेंट है तो जी अपने साथ। सही। शर्मिला फारूकी साहब, मैं जरा इकबाल जफर झगड़ा साहब की तरफ जाता हूँ। झगड़ा साहब, मुझे बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून ने अब मियाँ साहब के आने के बाद जो इंतखाबी इत्तेहाद बनाए हैं, जिस के साथ सीट एडजस्टमेंट किया, उसमें हमने देखा कि पार्टी में एक बड़ी शदीद रिजेंटमेंट आई है, चाहे वो गुलाम सरवर खान साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला हो, दीगर हलकों में जहाँ जहाँ नून लीग ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया। अभी लिया का जो जलसा मनसूख हुआ है उसके पीछे भी चाहे आप मौसम कहें, कोई और वजह कहें, लेकिन ये तो सबको मालूम है कि आपने जहाँ जलसा अनाउंस किया था उधर आपका एमपीए का अपना शहर का कैंडिडेट ही नहीं था, वहाँ पर आपने उकाब के साथ सीट एडजस्टमेंट की, पीर रफाकत के ख़िलाफ़ आपने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, तो जाहिर है कि वहाँ पर अंदरूनी मसाइल आए। अब ये तो है इलेक्शन से पहले का मंजरनामा। 8 फरवरी के बाद आप लोगों के दरवाजे किस किस के लिए खुले हैं, किसके लिए बंद हैं? यही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अगर आप इसके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे या अपना हिस्सा भी मांगेंगे, पंजाब में भी मांगेंगे, मरकज़ में भी मांगेंगे, तो जाहिर है कि नून लीग के वो लीडर्स जो बड़े अरसे से साथ चलते रहे हैं, आप लोग तो इन्हीं के खिलाफ इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, ये इमरान खान के साथ मौजूद थे। व्हाट्स द पार्टी पोजीशन ऑन दिस? देखिए जी, आप बात कर रहे हैं इलेक्शन के बाद की बात हो रही है कि उसके बाद पाकिस्तान नून का क्या लायामल होगा। उसमें बड़ी वाज़े तौर पे ये चीज़ सामने आ रही है कि जिस तरह आपने फरमाया, जो भी जमातें वो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले होंगे इंशाल्लाह। देखिए, सियासत में ये कहना कि हमारे दरवाजे फलानी जमात के लिए बंद है और फलानी के लिए खुले है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। इसी तरह हमारे जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका तो बयानिया ये है कि जो भी जमात इस मुल्क में मौजूद है उसको पूरा हक है कि वो अपना आईनी हक और जमहूरी हक इस्तेमाल करें। झगड़ा साहब, ठीक है, मुझे ज्वाइन जहांगीर जदून साहब भी कर चुके हैं। जहांगीर जदून साहब, आप इसे शुरू कर लेते हैं। आई होप के यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 8 फरवरी के बाद के मंजरनामे की। अपेरेंटली लग ये रहा है कि कोई भी जमात
अपने कैंडिडेट्स के बलबूते पर, सिर्फ अपने वोट्स के, अपनी सीटों के बलबूते पर एक हुकूमत कायम नहीं कर पाएगी। इन दैट केस ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनके हवाले से आइन और कानून क्या कहता है? इन्होंने कब तक कोई पार्टी ज्वाइन करनी है? क्या ये पीटीआई का हिस्सा रह सकते हैं, या फिर इनका किसी और जमात में शामिल होना किसी भी डील के तहत उसको हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा? देखें, सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि अगर आप मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए तो एक पार्टी को कम से कम सादा अक्सरियत जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आप एक पार्टी अगर सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सकती और इस पोजीशन में नहीं आती कि वो हुकूमत बनाए, तो फिर डेफिनेटली पार्टियों के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं कि उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाना होता है। तो अब आज़ाद उम्मीदवारों को सबसे पहले, अगर जो बंदा इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में इलेक्शन लड़ता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक विद इन 3 डेज़ जो है वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करेगा। उसके लिए चॉइस होता है कि चाहे वो नून लीग को ज्वाइन करता है, चाहे वो पीटीआई की तरह आज़ाद है, पीटीआई को, किसी भी पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको कि विद इन 3 डेज़ वो पार्टी ज्वाइन करें। अब वो उसके बाद जो है वो फिर पार्टी का ही बंदा तस्वर होता है अगर वो ज्वाइन कर लेता है विद इन 3 डेज़, तो उसके बाद फिर उसी रेशो से पार्टी को जो रिजर्व सीट है वो भी अलॉट होती हैं। तो फिर उसके बाद ये पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो किस तरह सिंपल मेजॉरिटी में है या 2/3। तो ज़रा डेफिनेटली मुझे नहीं लगता किसी पार्टी की 2/3 मेजॉरिटी आ जाए, क्योंकि जितनी भी पार्टी है उनका सबसे ज़्यादा जोर, आपको पता है, जो प्रॉमिस ऑफ पंजाब है उसी पे ही ज़्यादा इन्हिसार होता है पूरे पाकिस्तान का। उसकी एक तो सीटें बहुत ज़्यादा हैं और उसी पार्टी के जिसके अगर नेशनल असम्बली की सीटें ज़्यादा आती हैं तो वही पार्टी फिर जदून साहब, अगर 50 बंदा जीतता है, मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहा हूँ, इन दैट केस 15 रिजर्व सीट्स अलॉट होनी है उनके अगेंस्ट, वो 3 दिन में कोई जमात ज्वाइन नहीं करता, फिर वो नंबर कैसे पूरा होगा? वो रिजर्व सीट्स का कौन डिसाइड करेगा किस जमात की होंगी? वो देखें, इस तरह होता है, बाज़ को डिफ़िकल्टीज पैदा होती हैं कि अगर मिसाल के तौर पर अगर 5 MNA पे एक रिजर्व सीट है तो 2 MNA एक और पार्टी के हैं, 3 किसी और पार्टी के हैं, तो वो फिर पार्टियां जो है कंसेंसस के साथ कहती हैं जो हम मिलते हैं और ये वाली रिजर्व सीट जो है ये हमें दे दें। ये पार्टियों को आपस में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि अगर किसी के पास उस तरह की, मैंने आपको एग्जांपल कोट कर दी है कि लेट्स से कि एक रिजर्व सीट 5 MNA पे आती है और किसी पार्टी के साथ पास ये रेशो है कि उसके एक के 2 MNA है, दूसरे के 3 है, तो वो ये आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि आया जो है वो हमारे MNA उस पार्टी में काउंट करके एक रिजर्व सीट जो है उस पार्टी को दे दी जाए। बट अगेन वो तरजीही फहरिस्त के मुताबिक होगा। मैं आपके पास वापस आता हूँ। कामरान खान साहब, मुझे ज़रा क्विकली बताइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स वट एवर द नंबर इज़, वो जीतते हैं, जितने भी जीतते हैं, वो अपनी शनाख्त पीटीआई रख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं? बहरहाल एक रजिस्टर्ड पार्टी तो है। नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल। वो उनकी इंडिपेंडेंट हैसियत होगी और वो भले कहते रहें, इस वक्त भी तो इलेक्शन में यही हो रहा है कि वो बेशक कहते रहें कि जनाब ये हमारे पीछे इमरान खान की तस्वीर है या ये कि हमने ये झंडा जो है उस पार्टी का उठाया हुआ है, लेकिन वो तस्वर नहीं होंगे। 8 फरवरी के बाद वो ज्वाइन नहीं कर सकते। नहीं किसको? पार्लियामेंट में नहीं, वो पार्लियामेंट में जब जो भी 50 बंदा जीत के आ जाता है, 10 बंदा जीत के आ जाता है, कि वो जीत कर आए तो वो फ्री होंगे इस चीज के लिए कि वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लें। इंडिपेंडेंट का ही उनके ऊपर कानून, लेकिन वो पीटीआई ज्वाइन नहीं कर जैसा जदून साहब ने बताया है। अब पीटीआई को कैसे ज्वाइन करेंगे? पीटीआई की एग्जिस्टेंस नहीं है, रजिस्टर्ड पार्टी अरे नहीं है एग्जिस्टेंस, बिल्कुल गलत है। अगर एक यार ये बात कैसे कह रहे हैं आपके जी वो एग्जिस्टेंट है? इसलिए देखिए, सलमान अकरम राजा साहब के मैं जो नहीं वो उनकी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन इनको पार्टी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, इसीलिए वजह से इनको सिंबल जो है वो नहीं मिला। बात ये है, अगर ये अपने 8 फरवरी से पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लेते हैं, नहीं ये तो फिर वो दीवाने का ख्वाब है ना, मैं नहीं समझता। वो आप पानी सर से गुजर चुका है जनाब, अब बहुत मुश्किल है। अब या तो फिर आप इलेक्शन भी आगे लेके जाएं और फिर उसके बाद किसी सेटलमेंट के तहत उनसे कोई नहीं, मैं बल्ले के निशान की बात नहीं कर रहा कामरान साहब, मैं बल्ले के निशान की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि 8 फरवरी से पहले अगर वो अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लेते हैं, इन दैट केस 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में जो आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन सकते हैं? सिर्फ इंट्रा पार्टी दोबारा इलेक्शन करा लेना मामला नहीं है, उससे मंजूर करवाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी क्या, बल्कि वो ज़रूरी है कि आप जैसा भी इलेक्शन कराएं, अगर इलेक्शन कमीशन उसको मंजूर करता है, आपको पार्टी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी करता है, तो देन आप इस बात मुतसव्वर होंगे कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपकी ये एग्जिस्टेंस है। वरना अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर आप कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड है, तो वो कहाँ हैं सीटें और वो कहाँ हैं तरजीही फहरिस्तें और वो रिजर्व सीट्स के लिए जो होती हैं,
वो बिल्कुल यानी कि यूँ समझ लीजिए कि वो उसमें काउंट नहीं होंगी। और जितने भी ये आएंगे पीटीआई वाले, ये इनके ऊपर इनको मतलब दे विल बी वल्नरेबल मैं कहूँगा कि जी वल्नरेबल होंगे कि ये किसी भी पार्टी को जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे का मंजरनामा आपको पता है कि यहाँ पर जो है ना वो डिफेक्शन क्लास, एक बार जब आप ज्वाइन कर लेंगे किसी पार्टी को, उसके बाद फिर जब तक नहीं ज्वाइन करते उस वक्त तक डिफेक्शन जो है वो नहीं होती। और फिर जब दोबारा आप इलेक्शन कमीशन एक पार्टी पोजीशन जारी करता है, यानी इन आज़ाद उम्मीदवारों के पार्टी में शमूलियत के बाद पार्टी पोजीशन जारी करता है, उस पार्टी पोजीशन के तहत फिर आपको वो हिस्सा बकदर जुसा और वो आपको रिजर्व सीट्स जो हैं वो मिलती हैं। सही मुझे ब्रेक लेनी है कामरान साहब। नाउ इन दैट सिन पाकिस्तान का 8 फरवरी के बाद का मंजरनामा, सियासी मंजरनामा क्या होगा, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 8 फरवरी का इंतखाब हो या पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, इस हवाले से अब बहुत से आइनी और कानूनी सवालात खड़े हो गए हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस पर सबकी नज़रें होती हैं कि जहां पर आइन की बात आएगी आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारियों में से है। चीफ जस्टिस का हल्फ जो है वो अगर किसी ने देखा हो, पढ़ा हो कि वो हल्फ क्या लेते हैं, कि उन्होंने किस तरीके से दिफा करना है आइन का। अब यहाँ पर सवाल यह है कि जो आइन के हवाले से जो कुछ होता रहा साल 2022 में, साल 2023 में ख़ास तौर पर जो इंतखाबात ना होना, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से ये ऑब्जर्वेशंस तो आई कि 7 नवंबर के बाद हर गुज़रता दिन आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, लेकिन आइन की ख़िलाफ़ वर्जी और आइन शिकनी पर सज़ा किसी को नहीं होती। 8 फरवरी के हवाले से जो है वो फ़ैसला आ जाता है, उस पर भी किसी को रेप्रिमांड नहीं किया जाता। और अब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस जो है उसका फ़ैसला महफूज हो गया है। जदून साहब, इम्प्रेशन ये है, जो हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान कायम आइनी तवाज़ुन ख़राब ना हो। और चंद साल पहले की क्योंकि बात है, वो तकरीर हुई थी, उस वक्त फैज़ हमीद DGC थे, बाद में वो DGISI बन गए, इंक्वायरी नहीं हुई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फ़ैसला सुना दिया। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उस फैसले के हवाले से जो फ़ैसला महफूज किया गया है, यहाँ पर भी इम्प्रेशन ये है, आई डोंट वांट टू जंप द गन, बट इम्प्रेशन ये है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं उनकी मराद, क्योंकि वो रिस्टोर नहीं हो सकते, रिटायरमेंट की एज गुजर चुकी, मराद वगैरह बहाल हो जाएंगी, सज़ा किसी को नहीं होने लगी। तो इस तरीके से आइन और कानून की अमलदारी कैसे होगी जब आप एक के बाद एक इस किस्म के फ़ैसले देंगे कि आप आइन शिकनी का तज़किरा भी कर रहे हैं, ज़्यादती भी बता रहे हैं किसकी है, लेकिन उस पर एक्शन कोई नहीं हो रहा। ये देखें, आप पहले इस तरह था कि जब शौकत सिद्दीकी साहब ने पिटीशन फाइल की थी तो उसमें रिस्पोंडेंट जो है जिनके खिलाफ एलिगेशन थी उनको नहीं बनाया गया। तो फिर ये अभी सुप्रीम कोर्ट में इशू आया तो उनमें उन्होंने 3 बंदों को नोटिस इशू के, एक DGISI जो उस वक्त के थे फैज़ हमीद, दूसरा वो ब्रिगेडियर रामे जो थे वो भी महर रिटायर हो चुके हैं, वो तीसरा चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के अनवर कासी, इन तीनों को नोटिस इशू किए। तो इन तीनों के वकला जो हैं वो आज पेश हुए। तो उन्होंने जो एलिगेशन थी उनको डिनाई कर दिया जी कि ये जो बात कह रहे हैं शौकत सिद्दीकी साहब ये ठीक नहीं है। अब जब उन्होंने डिनाई किया है तो इसका मतलब है कि शौकत सिद्दीकी साहब का एक तरफ तो केस स्ट्रांग हो गया जी कि इसको इंक्वायरी की ज़रूरत थी, तो इंक्वायरी के बगैर उनको निकाला गया, तो उनका एक केस तो बिल्कुल 100% उनके आने से ठीक हो गया जी कि दूसरी साइड ने आगे कह दिया, डिनाई कर दिया है। तो इसमें ज़रूरी था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो एक फैक्ट फाइंडिंग, क्योंकि आइन की प्रोविजन ये है कि आफ्टर इंक्वायरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी कि ये फाइंडिंग है आफ्टर इंक्वायरी। अब इंक्वायरी हुई नहीं है कि केस में, क्यों कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, कोई प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो उनके आने से एक ये फ़ायदा हुआ है कि उनकी जो एलिगेशन है वो उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा ये हुई है। तो अब इंक्वायरी जो है वो ज़रूरी हो गई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट कहती है, एक तो हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि वहाँ पर आर्डर जो है वो प्रीमा फेशी जो पास किया है इनको डिसमिसल का, वो गलत था और उस वक्त की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये मुनासिब नहीं समझा कि इंक्वायरी कराएं। लेकिन वो कहते हैं अगर हम ये कर भी देते हैं उनको रिस्टोर, तो चलो वो जज नहीं बन सकते, वो उनकी एज आगे चली गई है, ख़त्म हो गई है, तो अगर इनको मराहत मिलती है। लेकिन ये सच और झूठ किस तरह पता चलेगा कि
शौकत सिद्दीकी साहब की बात ठीक थी या उनकी बात ठीक थी। फिर उस नतीजे पे पहुंचने के लिए आप ये फैसला करेंगे कि आया दोबारा ये केस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, तो वहाँ पे जाके इसकी जो है ट्रुथफुल जो है चीज़ें हैं वो सामने आएगी कि कौन बंदा सच कह रहा था। अब इसमें प्रॉब्लम ये था कि जो फैज़ हमीद के वकील पेश हुए हैं आज, वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के भी वकील हैं। वो वहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस चीज़ की मुखालफत कर चुके हैं कि जज जब रिटायर हो जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो वो आज के फिक्स अप पोजीशन में थे कि अगर यहाँ पे वो कंसेंट दे देते हैं जी कि ठीक है शौकत सिद्दीकी साहब की कार्रवाई जो है वो दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख सकती है, तो फिर उस केस में उनका स्टांस जो है वो मुख्तलिफ था। लिहाजा वो जो है एक जो होता है ना फंस जाना, तो वो वहाँ पे फंसे हुए थे। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है, क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के इल्ज़ामात दुरुस्त भी थे, उनका तकरीर करना नहीं बनता था और वो जो फोरम जिसका इस्तेमाल किया वो गलत किया गया? नहीं, इस पे तो बहस हुई है। तो उन्होंने कहा जी ये तकरीर करना मुनासिब या नामुनासिब की बात नहीं है, तकरीर के कंटेंट्स जो है, तकरीर के जो अंदर अल्फाज अदा हुए, उन्होंने कहा जी तकरीर तो बार कौंसिल में काजी फैसल साहब खुद करते रहे हैं। अभी प्रोग्राम में जाते हैं, उस दिन आपको बताया उनके एक जर्नलिस्ट के प्रोग्राम में आए, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर किया था, मिर्ज़ा साहब ने भी और काजी साहब ने भी। वो तो कोई बार कौंसिल भी नहीं थी, वो तो एक वकला अपना जर्नलिस्ट का जो है फंक्शन था। तो इस तरह जजों ने इस बात को तो आज मुस्तरद कर दिया कि जज जी किसी जगह कोई फोरम हो तो उसमें जा नहीं सकता या वहाँ पे कोई स्पीच नहीं कर सकता। वो बात तो बिल्कुल उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। लेकिन ये है कि अब स्पीच के दौरान वो क्या कह सकता है या किसी इदारे के खिलाफ कह सकता है या उसके कंटेंट जो थे, या उन्होंने कहा ये जज का मामला नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। अगर कोई इदारा उस वक्त जुडिशरी के ऐसे कामों में इंटरफेयर कर रहा था बकौल उनके कि जी बेंच पे उनके कहने में बनाए जाते थे, और मुझे कहा है कि इनको इस बेंच पे बनाए कि जो नवाज शरीफ साहब को उसकी अपील एक्सेप्ट कर ले या उनको बरी कर दे, कि उस अदारे ने कहा था हमने हर सूरत जो है वो नवाज शरीफ को निकालना है और उसको सजा देनी है। सही। अच्छा जदून साहब आई कम बैक टू यू। कामरान साहब जरा मुझे क्विकली बताइए कि ये बात तो तय है कि या शौकत अजीज साहब ने, सिद्दीकी साहब ने जो तकरीर की वो मनगढ़ंत थी, झूठ थी, बेबुनियाद थी, या फिर वाकई ऐसा हुआ? इन बोथ केसेस दोनों में से एक पार्टी गिल्टी है। क्या अब ये हो सकता है कि फिर सब हंसी खुशी रहने लगे? चौधरी शुजात साहब का फॉर्मूला मिट्टी ऐसा ही होगा। और ये इसलिए कि वो आपने जो शुरू में वो बात की है कि जी हमें बहुत एहतियात से चलना होगा और इदारों के दरमियान जो है ना वो कोई इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट ना हो, ये उसी जानिब इशारा है। एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि इसमें उन्होंने ख़ुद ये भी कह दिया है, जिससे एक इशारा मिलता है कि आज जो फ़ैसला महफूज हुआ है वो क्या हो सकता है। वो कहते हैं कि अगर हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के बरतरफ़ी के फ़ैसले को अगर कलअदम करार दे दिया या गलत करार दे दिया, तो ऐसी सूरत में इसका मतलब ये होगा कि शौकत अजीज़ साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे इदारों के ऊपर वो सही थे। सही। अच्छा लगे अब उसमें जी अब देखिए वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जी वो उसको अगर आपने कलअदम करार दिया तो वो ये होगा, वो आप वाली बात फिर आ जाती है कि मेरा ख्याल है कि वो उनकी पेंशन और उसका जो सिलसिला है वो रिस्टोर हो, वो तो उनका हक है, उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डैमेजेस के साथ मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है ईसा साहब कि ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अपनी ये चैलेंज किया था उस वक्त जब वो अहल थे दोबारा रिस्टोर होने के लिए। उसकी मुद्दत उनकी जो वो पूरी थी, उनका एज पूरी नहीं हुई थी। लेकिन नहीं, आप देखें ना, एक इसमें मुझे कंपेयर करने थे कि आज जो दूसरा केस था कि वो कासिम सूरी साहब वाला, उसमें वो चीफ साहब कह रहे हैं कि जी उनको बुलाओ, ये इतने अरसा इन्होंने जो है ना वो कैसे काट लिया और इनकी पिटीशन जो है ना वो क्यों नहीं लगी, ये वो स्टे ऑर्डर लेके चले गए थे। लेकिन यहाँ पर ये देखें कि शौकत सिद्दीकी साहब वो कब से दे के थक गए थे एप्लीकेशन है कि जी मेरा केस लगाओ, उनका केस नहीं लगता था। ये डैमेज किसके ऊपर आएगा? अगर आज उनको इंसाफ आप दे देते हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र गुजरने के बाद, तो क्या ये इंसाफ होगा? सही। वक्त ख़त्म हो गया। कामरान साहब, जहांगीर जुद, इकबाल ज़फ़र झगड़ा और शर्मिला फ़ारूकी साहबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो गुफ्तगू की जहांगीर जदून साहब ने हवाला दिया कि रिपोर्टर्स के साथ भी इंटरेक्शन था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का हवाला जो है वो भी दिया। और उसी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये भी एक फ़ैक्ट है कि उसके तहत जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब कोई 40-42 मरतबा गुजारिश कर चुके हैं, वो भी कुछ सफ़ात मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लगता है कि वहाँ पर
उसके ऊपर अमल दरामद, उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।